और भैया रोहित शर्मा कैप्टन बना दो। बिल्कुल, टेस्ट का आपने विराट को कह दिया है। टेस्ट टीम का कैप्टन विराट कोहली को बनाना चाहिए। वो मेहनती आदमी है, तो थोड़ा सा जब हर्ट होते हैं ना तो इंसान रिटायरमेंट ले जाता है। बाकी क्रेडिट बची है इसमें, लेकिन फिटनेस का जो कल्चर है वही लेके आए। मेरा स्टेमिना थोड़ा मेरी ताकत है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले राउंड में इसको थकाएंगे और फिर कुछ हुआ तो फिर देखेंगे। हर रोज घी खाता हूँ, देसी पीता हूँ, मतलब कई सप्ताह में 3 दिन तो दूध पीता हूँ, खूब रोटी खाता हूँ, गेहूं की, मिलेट की, मीठा खाता हूँ, सब खाता हूँ। तो मैं शाम को हर रोज चूरमा या फिर जो गोंद के लड्डू थे वो खा के गर्म दूध पी के सोता था। हर रोज चूरमा खा के मैंने मैच खेला। चूरमा खा के आपने ये भी लड़ाई लड़ ली। ये लड़ाई लड़ ली। मैं जिसको सुनता हूँ मीठे के तो अगेंस्ट है, कहते हैं मीठा तो नहीं खाना है। 21 दिन अगर आप मीठा छोड़ दो, 22वें दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। भैया मीठा अगर आप नहीं खाओगे तो ये मानव जीवन, ये शरीर ताकतवर नहीं हो सकता। वहां पे रेसलिंग की जुनून है, एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना पैसा बना सकते हैं एमएमए रेसलिंग में अगर कोई जाता है? लगभग एमएमए में अगर आप बड़े स्टार बनते हो तो फिर आपको बहुत पैसा है। मैं कभी अब मिलने मौका मिला मुझे, तो मैं गावस्कर साहब से और कपिल देव साहब से भी कहूंगा कि भैया आप जो गुटखा बेच रहे हो इतने लेजेंडरी होके, आप सबको देख के मेरे जैसे वो ढेर सारे जिन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया होगा। कई वीडियो मैंने देख डाले पर्सनल लाइफ को लेकर संग्राम सिंह की, आज बता ही दीजिए कैमरे पर, सब ठीक चल रहा है सर? भैया मैं तो बहुत परेशान हो गया उसके लिए, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी होती है उस दिन डिवोर्स करवा देते हैं। एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन आज देखिए मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इनके इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं तो कई सारे अलग अलग किरदार निभाते हैं। कभी मैं इनकी शुरुआत अगर एक पहलवान से करता हूँ, रेसलर कहूँ, एक्टर कहूँ, कंपोजर कहूँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर कहूँ, तमाम अलग अलग डेजिग्नेशन लेकर संग्राम सिंह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। ऑनलाइन इंटरेक्शन आखिरी बार हुआ था आपसे, तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मुलाकात आमने सामने करेंगे, तो थैंक यू, अगली बार आप सामने आए, यहाँ पर हमारे साथ बैठे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और वाकई आपने बोला था और आज आमने सामने बैठे। जी बिल्कुल। और सर शुरुआत देखिए, जो अभी रिसेंटली मैच हुआ है, एलएफएल की जो फाइट है, वहां पर संग्राम सिंह लड़ने जाते हैं, सामने वाले को टिकने ही नहीं देते हैं। उस मैच के हाइलाइट्स अगर कॉपीराइट नहीं आएगा तो हम थोड़े से यहाँ पर अपलोड भी करेंगे। मैच शुरू होता है, खत्म हो जाता है, हाईलाइट जैसे अपलोड होता है। मुझे लगता है कि भाई मैच उस तेजी से आप खत्म कर देते हैं। नहीं, वैसे मैच में सेकंड राउंड में खत्म हुआ था, स्टार्ट में। हाँ। पहला मैच 90 सेकंड में खत्म 90 सेकंड ओनली, यस। वो पाकिस्तानी के पाकिस्तान, हाँ। ये जो था, ये रेसलर था ट्यूनिशिया का। हाँ। और थोड़ा सा रिकॉर्ड इसका अच्छा था, अरब चैंपियन था, अफ्रीका चैंपियन था, 7 बार ट्यूनिशिया चैंपियन था। तो ये 33 साल के यंग भी थे, थोड़े कंपैरेटिवली थोड़े यंग भी थे। हाँ। हम तो 40 से ऊपर हो गए हैं। हाँ। तो क्या है कि मुझे किसी फाइटर से जब मैच करने में इतना डर नहीं है। कोई रेसलर सेम आए और वो किक पंच जाने तो उससे डर है कि भाई वो सारे टेक्निक को जानता है और उसकी किक या उसकी पंच है वो थोड़े एडवांटेज है। तो फिर मेरा स्टेमिना थोड़ा मेरी ताकत है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले राउंड में इसको थकाएंगे और फिर कुछ हुआ तो फिर देखेंगे। फिर तुक्का लग गया। तुक्का नहीं था सर, वो पूरी मेहनत थी, पूरा डेडिकेशन था। जो होमवर्क आप करके गए थे, क्योंकि उस फाइट के पहले जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था, मैं होमवर्क पे ही जानना चाह रहा था क्या होमवर्क कर रहे हैं। हालांकि पूरे राज उस वक्त आपने नहीं खोले थे, अब आप खोल सकते हैं। क्या तैयारी करके गए थे आप? मैं बहुत देसी खाना खाता हूँ। हाँ। देसी वर्कआउट करता हूँ और मुझे पता था कि मैं 1 महीने में पंच या किक नहीं सीख सकता इतना, तो मैंने उन पे काम ही नहीं किया था ज्यादा। मैंने काम और ज्यादा रेसलिंग पे किया था, रेसलिंग पे, अपने स्टेमिना पे। वही मेरी ताकत थी। बाकी मैंने कि कोई मारेगा उसको पकड़ना कैसे है, क्या करना कैसे है, इसको मुंह को बचाना है, ये बस मैंने काम किया था। और फिर जब एक राउंड के बाद जब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो वो तो मर गया होगा या थक गया होगा। फिर ये था। और बाकी मैं हर रोज घी खाता हूँ, देसी पीता हूँ, मतलब कई सप्ताह में 3 दिन तो दूध पीता हूँ, खूब रोटी खाता हूँ, गेहूं की, मिलेट की, मीठा खाता हूँ, सब खाता हूँ। और आप एम्स्टर्डम में बहुत ठंड थी और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वहां पे खाना इतना अच्छा मिल नहीं रहा था। दूध जूस तो ये तो हो सकता है सुबह आप ले सकते हो। तो मैं शाम को हर रोज चूरमा या फिर जो गोंद के लड्डू थे वो खा के गर्म दूध पी के सोता था। हर रोज चूरमा खा के मैंने मैच खेला। चूरमा खा के आपने ये भी लड़ाई लड़ ली। ये लड़ाई जीत ली है भाई। बिल्कुल। अभी हम फिटनेस पे भी आएंगे, डाइट पे भी आएंगे, लेकिन पहले मैं मेंटल अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ पे आना चाहूंगा। आजकल काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है भाई, मेंटल स्ट्रेंथ कैसी, क्योंकि मैच के पहले आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली प्रेशर भी होता है। पाकिस्तान वाले मुकाबले के आपने जब जिक्र किया, तो भाई इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हम ऑलरेडी देख रहे हैं। पाकिस्तान से हारना नहीं है, ये तो सबको लेकर जाते हैं, आप भी वो लेकर गए होंगे। इस मुकाबले को तो एनी हाउ जीतना है। मेंटल प्रिपरेशन कुछ अलग होती है आपकी? बिल्कुल होती है। जैसे क्या है कि आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम ग्रोन अप हुए तब हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ की कोई बात करता नहीं था और तब होता भी नहीं था।
अब जो जो इंसान जितना समझदार होता है ना, उतना ही उसकी कमजोरी उसका दिमाग हो जाता है। जैसे लोहे को उसका जंग खत्म कर सकता है, ऐसे इंसान को इसका दिमाग, उसके विचार खत्म करते हैं। और जिंदगी को दो चीज बहुत मारते हैं, एक अहम, दूसरा वहम। तो मेंटल क्या रहता है कि मैच से पहले इतना प्रेशर रहता है कि रात को नींद नहीं आती, हल्का फीवर सा रहता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो स्पेशली। हाँ, उस मैच के पहले वाली की कहानी बताएं, क्या था वो एक रात पहले वाली कंडीशन? जैसे क्या था कि कोच साहब हमारे बोलते कि भाई आप किसी से भी हार जाओ, नेपाल से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, इनसे मत हारो। उनके कोच भी सेम ही बोलते हैं। और क्या होता है कि रात को आप खूब सोने की कोशिश करते हैं, मगर आपकी आंखें खुल जाती है थोड़ी देर में। आपका टेम्परेचर अगर आप चेक करें तो 100 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर ही मिलेगा। सुबह आप खाना खाने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा कुछ हल्का लिक्विड लेते, खाना खाया नहीं जाता, ज्यादा खाएंगे तो वॉमिटिंग आएगी। बार बार टॉयलेट जाना, बार बार वॉशरूम जाना, और पूरा दिन मतलब आपकी स्थिति वो रहती है कि भाई जैसे गाय भैंस का नहीं बच्चा देने से पहले जो स्थिति होती है कि भाई वो स्थिति रहती है जब तक मैच नहीं होता ना। मतलब कह रहे मेंटली बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता कोई। जब भी मैच होगा तो वो मेंटल फिजिकल प्रेशर तो होता ही है। और फिर ऊपर से वहां पे जब मैच स्टार्ट हुआ तो वहां पे मैंने देखा कि तिबलिसी जॉर्जिया में 4,500 इंडियन डॉक्टर थे, 5,000 कैपेसिटी थी, और 400 पाकिस्तानी से, उनके लोकल सिर्फ 100 थे। फिर वो इतना वो देखा, वो बोले कि शूट कर रहे हैं, हमारी अलग पॉलिसी है, इसकी पॉलिसी। मैंने कहा भैया वो टिकट लेके आए हैं, सब है। जब उनका एक पंच पड़ा ना मुझे यहाँ पे, तब मुझे लगा कि मैं रिंग में हूँ और ये सब चल रहा है। मतलब इतना वो था, वो वेकअप कॉल था, आप कह रहे हैं? वेकअप कॉल था। तब तक आप जा रहे हो, आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, कूल नहीं हो रहे हो। और हर मैच का ये होता है, इस मैच का भी यही था। इस मैच में सुबह हल्का सा ब्रेकफास्ट किया था, पूरा दिन थोड़ा पानी पीता रहा, मैं हंसता रहा, चुप रहा। और मैच से पूरा दिन में थोड़ा साइलेंट रहता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ, या मिरर के सामने आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पंच का अगर नया करो तो, बाकी रेसलिंग का तो मिरर के सामने डिफरेंट होता है। मैं पेपर पे लिखता हूँ कि मान लो पहला राउंड 1 मिनट में ये करता हूँ, या 30 सेकंड मुझे करना चाहिए, या फिर बाकी करना चाहिए, या फिर मैनिफेस्ट करता हूँ कि ये करना चाहिए, किस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि भाई मेरी ताकत, मेरा स्टेमिना मेरी ताकत है, तो मुझे इसके अनुसार जाना चाहिए, बस इसको बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लग गया तो आप बेहोश हो सकते हो, क्योंकि मेरा इतना वो था नहीं अच्छा। मगर मैंने कहा कि इसमें थोड़ा दूर दूर रहूंगा, ऐसे वो करता रहूंगा। तो उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हो। फिर पब्लिक का क्या है, मेरे सिर्फ दो रहता है कि कोच की तरफ थोड़ा कान रखो, और फिर बाकी एक टाइम चलता है उधर, टाइमर, वो टाइमर देखो कि क्या है। और इसमें एक स्ट्रेटजी ये रहती है कि कोई कितने बड़े फाइटर हो तो क्या करे, रेसलर की ग्रिप स्ट्रांग होती है, उसको एक करके पैर से गिरा के नीचे पकड़ लो। मगर जब एक रेसलर फाइटर बन के आता है ना, तो उसको तो आप पैर से पकड़ गिरा भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानता है। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत थी। ये फाइट मेरे लिए मुश्किल थी। मेरे किसी फाइटर से फाइट करवाओ ना जो बहुत पंच किक मारता, मुझे वो मुश्किल नहीं है उसमें। मुझे पता है कि एक दो चार मारेगा, नीचे आ गया तो मैं तोड़ूंगा इसको, मतलब लंबा करूंगा, क्योंकि ग्रिप वो है। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल था। फिर प्रेशर जब आप, उसके बाद फिर आपको जो भूख लगती है, उसके बाद फिर जो आप रिलैक्स होते हो, रिजल्ट कुछ भी हो, वो जो कहते हैं बॉडी खुल जाना, फिर बॉडी खुल जाना। जीतते हो तो फिर उसका आनंद अलग है। अगर आप गलती से हारते हो तब भी उसके बाद जाके आपको पूरा सुकून मिलता है, पूरा आराम मिलता है। नहीं तो मैच तक जितना भी, और अब इस एज में करने वाला तुम पहला इंसान हो। और अब आजकल सोशल मीडिया क्या है कि ढेर सारे आपको ट्रोल भी करते हैं कि जी आपका पंच का स्टाइल अच्छा नहीं था, आपका ये नहीं था। अरे भैया मेरा एटीट्यूड तो ठीक था, मैं कर रहा हूँ। तो उनकी तो खैर मैं परवाह नहीं करता। मेरा मानना ये, एज की बात की मैं एज पे जाना चाहूंगा कि इस एज में और 10 साल पहले के अगर आप जाएं तो आप ये जो मेंटल प्रिपरेशन अब करते हैं तब भी करते थे, या डिफरेंस था तब? तब इतना नहीं था, तब और बेवकूफ थे। तब तक मुझे मेंटल हेल्थ का पता ही आगे चला है, जब ये ज्यादा अवेयरनेस हो गया है, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट ये सब बैठ जाते हैं कि मेंटल हेल्थ ही है। पहले पता नहीं था कि मेंटल हेल्थ क्या है। तब क्या तैयारियां होती थी? मैच है मान लीजिए अगले दिन, सेम तैयारी वही होती थी। आपने खूब प्रैक्टिस करो भैया। याद रखना, मेडल पोडियम पे नहीं जीता जाता, मेडल मैदान में जीता जाता है। चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो MMA है, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है। अगर आपने मैदान में फुल तैयारी कर रखी है, आपकी ग्राउंड में फुल तैयारी कर रखी है, मैट पे फुल तैयारी कर रखी है, रिंग में कर रखी है, तो आप वहां जाके परफॉर्म कर सकते हो। एक दिन में आप अपने दिमाग को चाहे मैनिफेस्ट करो, कितना कुछ प्रिपेयर करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको थ्रू आउट प्रोसेस है। पिछले 32 साल से मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ। मैं
प्लेन में हूँ, ट्रेन में हूँ, कहीं पे भी हूँ। मतलब एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था सैन फ्रांसिस्को, लंबी फ्लाइट थी 15-16 घंटे की, और उसमें 30 आदमी ऐसे बिजनेस क्लास उसमें बैठे हुए थे। टाइम वहां मैंने चेंज किया, मैं करके आया, कई एक्टर एक्ट्रेस थे, कई और थे। तो आप यकीन करेंगे, मैं टॉयलेट में गया, मैं 500 डिप्स मार के आ खड़ा होके ऐसे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने 40 की 50 की ऐसे 500 डिप्स मारे। तो आज थोड़ा स्वेट सा आ गया। तो कई मुझे कह रहे कि हमारे पास है ना स्टमक की टेबलेट है, वो ले लो। तो मैंने पता प्यार से मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ले लिया वो टेबलेट और अपनी जेब में डाल लिया और चला गया। मैं से एक दिन पहले मैं शांत हो जाता हूँ, बोलना बंद कर देता हूँ, कम बोलता हूँ, शांत रहता हूँ, स्माइल करता हूँ, हंसता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। नहीं, जो आप ये कह रहे हैं कि डेली वर्कआउट करते हैं, जो लोग डेली वर्कआउट करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज उनके माइंड में रहता है कि नहीं ऐसा यहाँ जाना था, लेट हो रहा था तो स्किप कर दिया। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उनसे क्या कहेंगे आप जो लोग टाइम का बहाना देके स्किप कर देते हैं? देखिए, मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि भैया या तो यहाँ पे आप आधा 1 घंटा दे दो, या फिर डॉक्टर के उधर बाहर बैठ के आधा 1 घंटा दो। भीड़ में बैठो, जाओ, शरीर को परेशान करो, फिर पैसे दे के आओ। तो हर रोज व्यायाम तो करना ही चाहिए। बाकी क्या है, ये जो ताम जाम हम सब देख रहे हैं ना, ये सब टेम्परेरी है। जब तक जिंदा है ये शरीर यहाँ पे काम आएगा, और इसको भी हम अहम में वहम में उसमें गुजार लेते हैं। अब पैसा कमाने के पीछे हम भागे, मान लो हमारे पास 1 लाख हो गया, हम 5 लाख के लिए भागेंगे, 10 के लिए भागेंगे, करोड़ हो गया फिर 10 करोड़ के लिए, फिर 100 करोड़ के लिए। पैसा कमाना जरूरी है, जीविका के लिए काम करो, मगर अगर आप अपने शरीर को सेक्रीफाइस करके कुछ भी कर रहे हैं ना, तो फिर आप नुकसान कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं बहुत लोग कर भी रहे हैं आज की तारीख में, वो एक्सक्यूज जो दिए जा रहे हैं कि भाई टाइम नहीं था। आपने पैसे की बात की कि भाई पैसे कमाने में लगे हैं, कहाँ जिम जाने का टाइम नहीं है। एक्सरसाइज क्या जिम ही है, जिम जाना ही है। क्योंकि कई लोग कहते हैं जिम नहीं जा पा रहे, बस इस वजह से कर नहीं पा रहे। जिम जाना सिर्फ 25% है। सही एक्सरसाइज वो है कि आप, अगर आपको स्वस्थ रहना, मैं सबको बता रहा हूँ, धूप में एक्सरसाइज करो, खुली हवा में करो, आपकी बॉडी से मिट्टी टच होने दो। अब सर्दी है तो दोपहर में टच होने दो, घास टच होने दो, बाहर की हवा टच होने दो। भाई भले यहाँ पे क्यों है खराब है, मगर वो करो। जिम का तो वो है कि भाई जिम में आप सप्ताह में 1-2 दिन कर सकते हो, मगर तब भी आप आउटडोर स्किप मत करो। नेचुरल खाना खाओ, संतुलित भोजन करो, कोई सीड या लो, घर का बनाओ खाना खाओ। आजकल ढेर सारे डाइटिशियन जो ज्ञान पेलते रहते हैं, ढेर सारे, वो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, खुद मरने को रखे हैं, ये खाओ और ये विटामिन, ये वो। कभी भी भारतीय आहार जो खाना है उसको आप रिप्लेस कर नहीं सकते गोली दवाई से, डिब्बे से। तो स्वस्थ रहना तो आप नेचर के दोस्त बन जाओ, प्रकृति के। कहते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए, आटे से भी दूरी बना लो। दाल के लिए बारे में भी कहा जाता है कि भाई दाल हफ्ते में 1 बार लें, इससे ज्यादा ना लें। आलू वगैरह तो बिल्कुल टोटली बैन है कि आप नहीं लेने चाहिए। जो ये बचा क्या, जो ये हेल्थ के बारे में बात के बयान करते हैं, मेरे 120 अस्पताल हैं जी, मेरा ये है और किसे इलाज करवाओ, इनके 2 चपेट मारो। ये सच बता रहा हूँ कि ये सत्यानाश कर रहे हैं हमारी भारतीय आहार का भी और हेल्थ का भी। मैं खूब रोटी खाता हूँ, खूब मीठा खाता हूँ, खूब दूध पीता हूँ, खूब घी खाता हूँ। ये ताकतवर आप बनो कैसे? हम तो रोटी खा के बड़े हुए, चाहे गेहूं की है, मिलेट की है, जो भी मिले वो खाओ, वो जो खाओ। ये तो बेवकूफ वाली बात जी। वो गेहूं खाने से, ये अमेरिकन करते हैं बात जी, अच्छा गेहूं से मुझे और आज में लैक्टोस प्रॉब्लम हो रही है। लैक्टोस क्या कोई बचपन से थोड़ी होता है, हम भी करने लगे। अगर आप दूध पिए, घी खाएंगे, अगर आप इस शरीर का व्यायाम नहीं करेंगे तो लैक्टोस अपने आप ही हो जाएगा। यानी लैक्टोस का मतलब क्या होता है कि वो पचेगा नहीं, तो फिर आपकी बॉडी में डिफरेंट वो करेगा, क्योंकि उसको पचाने के लिए आपको श्रम तो करना पड़ेगा ना, शारीरिक श्रम। चलो, सीढ़ियाँ लो, कुछ करो, एक्सरसाइज करो। पहले हमें दूध घी मीठा मिलता था, बिल्कुल था, क्योंकि या साइकिल पे जाते थे, या बैलगाड़ी में, या पैदल जाते थे। आजकल तो गाड़ी में जाते हैं सब। आजकल के पेरेंट्स नहीं दे रहे। वो मीठा तो बिल्कुल एक तरीके से दुश्मन कहा गया ना। आप शुगर की बात करें, मुझे लग रहा है आप इकलौते इन्फ्लुएंसर हैं जो कैमरे पर आकर कहते हैं मीठा खाओ। अदरवाइज मैं जिसको सुनता हूँ वो मीठे के तो अगेंस्ट है, कहते हैं मीठा तो नहीं खाना है। 21 दिन अगर आप मीठा छोड़ दो, 22वें दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। भैया मीठा अगर आप नहीं खाओगे तो ये मानव जीवन, ये शरीर ताकतवर नहीं हो सकता। इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है इंसान का, वो मीठा बढ़ाता है, आपको खुश रखता है। आपकी स्किन क्वालिटी देखो, मेरी स्किन देखो, स्किन क्वालिटी आपकी मीठा करता है। मीठा खाने से बहुत ताकत होती है, तो बीमार आदमी का काम है नहीं खाना। मैं दबा के मीठा खाता हूं। मीठे में आप चीनी मत खाओ, जो सफेद चीनी ना मत खाओ। आप अच्छी जैगरी खाओ। जैगरी यानी
जो गुड़ है हाँ। उसका स्रोत ठीक कर लो, आप देसी खांड खाओ, आप शहद खाओ, ये शहद तो ये बनी है जो बेच रही है नहीं, कोई शहद का स्रोत कर लो, ये सब खाओ, हर रोज मीठा खाओ। ओके, आप मतलब कह रहे हैं व्हाइट शुगर आप कह रहे हैं नहीं खानी? व्हाइट शुगर नहीं खानी है, हाँ। और जो शुगर फ्री भी नहीं खानी है, बहुत खराब चीज है। ब्राउन शुगर है जो, ये ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, शुगर फ्री, ये सब खराब चीज है। गुड़ लाओ, इसके शक्कर लाओ, देसी खांड लाओ, और ये शुगर फ्री तो व्हाइट शुगर से भी हार्मफुल है। हम खुश हो कहते हैं ओ माय गॉड शुगर फ्री डालना, ये सब करना, पर मीठा जरूर खाओ। मीठा खाने से आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, आपकी ताकत आएगी, स्किन क्वालिटी सही रहेगी। बड़े लोग ये जो वीडियो देखेंगे, देखिए इस पे फिर मुझे लग रहा है कमेंट आने आने दो। हाँ। वो कोई भारत केसरी थोड़ी जो बात कर रहे हैं। हाँ। उनके हाथ पर ककड़ी जैसे, दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना। हाँ। वो एनिमल वाले आ जाते हैं। मैं खुद एनिमल, हम वहां से बड़े हुए हैं, हम वो रखते हैं। अगर आप दूध घी नहीं खाओगे तो भैया फिर गाय भैंस कौन रखेगा? खुद बताओ। उनका कहना है कि जानवरों वाले प्रोडक्ट नहीं खाने ना आपको, कि जहां जिसमें जानवर इन्वॉल्व है, हम उनकी रक्षा के लिए हम नहीं खा रहे वो चीजें। इंसान से खतरनाक जानवर कोई है इस पृथ्वी पे? सिर्फ एक इंसान है जो कमाता है, वो नालायक वही मरता है, बीमार होता है और फिर सारा परेशान होता है, कोई दूसरी चीज कमाती है? तो ये कहने की बात है, ये मिथ है। और जो पशु प्रेमी, मैं खुद एनिमल्स के वो करता हूँ कि भाई वो मैं जुड़ा भी हुआ कि भाई एनिमल्स ये एक्चुअली हमारे दोस्त हैं। बट वीगन्स को आप पसंद नहीं करते? जो वीगन्स कहते हैं खुद को, कहते हैं कि भाई हम वीगन है भाई। नहीं, वो उनकी चॉइस है, वीगन होना, ये सब होना। वो यूरोप में कल्चर चल रहा है, बाकी और भी कई कल्चर चल रहे हैं, अच्छी बात है। मगर मेरा मानना ये है कि भाई मैं तो अब इतनी एज हो गई, 40 साल से ऊपर हो गया, ये सारी चीज कर रहा हूं। मेरा मानना ये है कि भाई जो भारतीय आहार है, दूध पियो, घी खाओ, ये सब कुछ करो। मेरा तो वही ताकत है। मैं तो अब भी हर रोज घी पीता हूँ, खाता हूँ। मतलब मेरा कोई भी ऐसा मील नहीं होगा, 2 टाइम खाना खाता हूँ कि घी के। आप एक बार हम चाहेंगे अपने दर्शकों को जरा परफेक्ट बताएं, परफेक्ट डाइट अगर हम संग्राम सिंह की पूछें, सुबह जब वो उठते हैं और रात में जब सोते हैं, तो क्या परफेक्ट डाइट, कितने गैप में आप लेते हैं? देखिए, हम आजकल जैसे कहते हैं ना कि हर 2-2 घंटे में खाना चाहिए, मेटाबॉलिज्म हाई होता है। आपकी ऑन एंड ऑफ होती होगी ना, जब आप रेसलिंग कर रहे होंगे डाइट अलग होती होगी, अभी आजकल अलग होगी? नहीं, मैं तो सेम ही डाइट से रखता हूँ। हमारा कोई ऑन ऑफ कुछ नहीं होता। अच्छा। ये ऑन ऑफ, ये जो वो कहते हैं ना मौसम में आते हैं, उनका थोड़ा होता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है थोड़ा खाने का। मैं क्या करता हूँ कि जो 2-2 घंटे वाले, उनके लिए बता रहा हूँ कि 2-2 घंटे में खाना, कोई बीमार है तो दूसरी बात है, डॉक्टर के अनुसार ले। बाकी 2-2 घंटे में खाना बहुत खतरनाक है। आपने एक बिस्किट खाया, आपका शरीर उतना ही तेजाब बनाएगा, उतना ही काम करेगा, उतना ही वो सब करेगा। अब मान लो मुझे मिलते हैं 5 लाख रुपए और आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे, तुम काम करूंगा? मैं चद्दर तान के सोऊंगा। ऐसे ही अंदर का सिस्टम है बॉडी का, जो ये कहते हैं ना कि गोली खा ली, ये डिब्बा खा लिया, ये प्रोटीन खा लिया, दूसरी चीज खा ली, तो फिर इतना मैंने खा लिया, फिर वो बाकी का आप रिप्लेस होगा ही नहीं, फिर वो अंदर वाला काम करना बंद कर देगा। मैं सुबह उठता हूँ, जब गाँव में जाता हूँ मेरी डाइट अलग होती है। अच्छा। यहाँ पे रहता हूँ तो अलग होती है। गाँव में तो मैं 3-4 टाइम खाता हूँ, क्योंकि मेरी माँ और फिर जबरदस्ती में खिलाते हैं, प्रेम से खाते हो। हाँ, बाकी नहीं होता वहां पर। मैं यहाँ पे रहता हूँ। मैं सुबह उठ जाता हूँ सूर्य उगने से थोड़ा पहले। मुंबई की बात बता रहे हैं आप? मुंबई या दिल्ली भी। फिर उठ के 2-3 मतलब 1 लीटर पानी पीता हूँ, थोड़ा वार्म पीता हूँ और हल्दी के साथ पियो तो कमाल की बात है। बीच वाले गिलास में हल्दी डाल लो, अब पहला और उसके बाद वाला थोड़ा बगैर पियो तो नेचुरल एंटीबायोटिक हो गया। ठीक है। फिर मैं थोड़ा ऑयल पुलिंग करता हूँ, आपके दांत ठीक रहेंगे, मसूड़े ठीक रहेंगे, आपके मुंह से स्मेल नहीं आएगा उतना। मुंह स्मेल तो स्टमक के कारण आता है, स्टमक खराब है तो। फिर मैं उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ ना, तो जिम में जाओ तो कभी थोड़ा बहुत सिप करके पानी पी लो या कोई गेम खेलने। जिम रेगुलर करते हैं आप? नहीं, मैं जिम सप्ताह में 1-2 दिन करता हूँ, कम करता हूँ, बहुत कम वेट से। मैं सुबह उठ के पहले थोड़ा वार्म अप करता हूँ, फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर 1000 सिटअप्स मारता हूँ। 1000 डेली मतलब 1000 सिटअप्स मारता हूँ क्रंचीज, और 10-15 मिनट के अंदर मार लेता हूँ सारे वो। जबरदस्त है सर। हाँ। फिर मैं योगा प्राणायाम, मतलब जो सूक्ष्म व्यायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब करता हूँ। उसके बाद फिर मैं स्नाता हूँ, सूर्य देवता को जल देता हूँ, और फिर मैं पार्क चला जाता हूँ। वहां पे 1-1.5 घंटा खेलता हूँ। तो एक सेब, एक संतरा, एक केला खा लिया। पहली मील वहां ले रहे हैं आप पार्क में? मतलब वो 2-3 फ्रूट पार्क में, मैच के बीच में एक ले लिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जिम्नास्टिक जाता हूँ या दूसरी जगह जाता हूँ, 1-1.5 घंटा वहां करता हूँ। फिर मैं घर आके, रूटीन, हाँ रूटीन ऐसे ही चलता है। तो फिर मैं घर आके नहाता हूँ, 11-11:30-12 बज जाते हैं। फिर मैं नहा के, फिर मैं जैसे दाल है, सब्जी है, उसमें घी होता है, थोड़ा सलाद है, रोटी है, छाछ है, गुड़ है, तो ये लंच होता है। ये मेरा लंच होता है।
फिर मेरा दूध आता है, जैसे मैं दूध मंगवाता हूँ नासिक से, मुंबई रहता हूँ तो। लंच में क्या है आपने बता दिया, लंच में क्या नहीं लेते हैं वही बता दें, जो चीज आप अवॉइड करते हैं। मैं जैसे तला हुआ खाना है या लाल मिर्ची है, या घर से 4 चीज तो निकाल ही दो आप। ठीक है। रिफाइंड ऑयल, सफेद नमक, लाल मिर्च जो पिसी हुई आती है, लंबी लाओ पे पिस लो, उसमें मिलावट आती है। और चौथा आपका वो क्या बोलते हैं, एक तो हो गया आपका लाल मिर्च पिसी हुई, सफेद नमक और सफेद चीनी। ये 4 चीज तो आप निकाल दो, वैसे सही नहीं है। ठीक है। बाकी तो ये सब होता है। तो मैं और अपना मैं गिलास भी साथ रखता हूँ, ट्रेवल करता हूँ तो पानी पीने का, मैं उसी से पीता हूँ। और तो मैं लंच में बस साधारण लंच करता हूँ, सिंपल। उसके बाद फिर मैं सीधा डिनर करता हूँ, बीच में पानी वानी पी लिया, सब कुछ कर लिया। डिनर शाम में को कोई स्नैक्स नहीं कि आज मोमोज खाने का मन कर रहा है, कौन से मोमोज, तो गोलगप्पे खाने का मन, ऐसा कुछ नहीं। एक आध दिन कभी बाहर गए तो खा सकते हो गोलगप्पे, कोई वो है नहीं। हाँ। तो शाम को फिर मैं एक दिन दलिया, एक दिन खिचड़ी, एक मूसली बना रखी नेचुरल मैंने। कोई चाय कॉफी नहीं? चाय को भी बीमार थोड़ी हूँ, चाय को भी बीमार आदमी पीते हैं। कोई एडिक्शन? कोई एडिक्शन। चाय को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है भाई कि चाय तो चाहिए, चाय आपकी बार प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलूंगा ना, मैं बोलूंगा चाय छोड़ दो, दूध पर चर्चा होनी चाहिए। दूध पे चर्चा? हाँ, चाय कहाँ, चाय तो बीमार आदमी का काम है, चाय पे चर्चा, चाय गलत बात है। चाय अंग्रेज छोड़े गए थे, ये वो छोड़े गए। चाय अगर ज्यादा पियोगे ना, आपका भूख लगनी बंद हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। एक दो चाय चलो ठीक है भैया, पी लिया आपने, अच्छी बात है। ज्यादा नहीं पीना चाहिए चाय कॉफी ज्यादा पियोगे नींद खराब हो जाएगी आपकी, नींद सही नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं पीते? बिल्कुल भी नहीं पीता, बीमार होता तो पीता हूँ, बीमार तो भी काम होते हैं। कोई एडिक्शन तो होगा कि कुछ ये चाहिए मुझे दिन में 1 दफा 2 दफा? कोई एडिक्शन नहीं। वो कहते हैं ना कि दिमाग और छाता आप खोल के रखोगे तो सही है, नहीं तो मेरे को आपका उसमें कुछ एडिक्शन है। मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी लाइफ में, वर्क या वर्कआउट। ये एडिक्शन है आपका? ये एडिक्शन है। और मेरा एडिक्शन है, मैं दूध जरूर मुझे चाहिए, घी मुझे जरूर चाहिए, मुझे गेहूं की बनी रोटी भी जरूर चाहिए, मुझे मिलेट मिल जाए तो मिलेट भी जरूर चाहिए, और मुझे मीठा जरूर चाहिए। बट सर ये डाइट जो हम सुन पा रहे हैं, ये डाइट तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कॉमन डाइट है। हम जो रेसलर और पहलवान वाली डाइटें सुनते हैं कि वो कोई 20 रोटी खाता है, कोई तमाम बातें सोशल मीडिया पे लिखी जाती हैं। लास्ट टाइम खली आए हुए थे न्यूज रूम में, मैंने उनसे ही बात की, मैंने कहा आपकी डाइट लोग लिख रहे हैं कि 25 रोटी खाते हैं, तो बोले 25 खाऊंगा तो मैं सोता रहूंगा पूरे दिन, ये सब गलत है। तो आपके साथ भी ऐसा ही मुझे लग रहा है? शायद खली खा सकता हूँ, लंबा 10-12 खा सकता है। मना कर दिया, बोला इतनी नहीं खा पाता नहीं, मैं 3 रोटियां खाता हूँ। शाम को फिर मैं 1 लीटर दूध पीता हूँ। 1 लीटर दूध? ओके। डेली। दलिया या खिचड़ी खाता हूँ, उसमें घी डालता हूँ, दोपहर उसमें घी डालता हूँ। और फिर एक आध दिन जब मुझे लगता है ना कि शरीर में थोड़ी हड्डी वड्डी में थोड़ा पेन हो रहा है, तो मैं स्पेशली दूध उबालता हूँ। उस दूध में 1 लीटर दूध, जैसे आधा लीटर दूध उबाला, उसमें 100-150 ग्राम घी डालता हूँ, थोड़ी हल्दी डालता हूँ, वो दूध पीता हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा साथ में गुड़ लेता हूँ। जब मैं मैच की तैयारी कर रहा होता हूँ तो मेरा हर रोज घी होता है 200 ग्राम से 250 ग्राम। अच्छा, ओके। यानी 100-125 ग्राम में लेता हूँ उसमें लंच में, दाल में, सब्जी में, जिसमें घी रोहतक का ही होता है। घी गाँव का घी। और गाय का मोस्टली मैं बोल देता हूँ, या भैंस। गाय का सबसे बेस्ट रहता है, सफेद गाय वाला, अमेरिकन गाय वाला नहीं, सफेद गाय वाला, या फिर भैंस का भी ठीक है। और फिर शाम को लेता हूँ। ये मेरी नेचुरल नॉर्मल डाइट है। कहीं भी चला जाऊं, रात को 7 बजे भी खाना खाता हूँ, 8 भी खाता हूँ, 9 भी खाता हूँ, 10 भी खाता हूँ, 11 बजे भी खाना खाता हूँ। बट ये सवाल मेरे मन में आया, चूंकि आपने हरियाणा का जिक्र कर दिया सर, कि हम कई बार देखते हैं ओलंपिक्स में जा रहे होते हैं, हम रेसलिंग में देख रहे होते हैं, ये हरियाणा और पंजाब बेल्ट ही रिप्रेजेंट करती हुई क्यों दिखती है? हम 140 करोड़ के देश में रहते हैं भाई, इस बेल्ट के लोग ही क्यों इसमें ज्यादा आना चाहते हैं? क्या रिसोर्सेज यहाँ पर ज्यादा है या फिर इंटरेस्ट ज्यादा है? क्यों नहीं कोई नॉर्थ ईस्ट से हमें देखने को मिलता है, या फिर साउथ से, या फिर यूपी बिहार से? इस बेल्ट के लोगों में अलग कुछ आप कह रहे हैं कि भाई एक ज्यादा जुनून है? अब आजकल तो आ रहे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बॉक्सर हैं या बाकी इस बेल्ट के लोग हैं ना, थोड़ा सा इतना ज्यादा, मतलब उतना अप टू डेट नहीं है। अच्छी बात है वो, मतलब ज्यादा दिमाग में घुसते नहीं है किस चीज में। अच्छा। वहां पे हरियाणा में कहावत होती थी कि भाई घर कैसा है, गाड़ी कैसी हो, घर में लड़का लड़की और पशु मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसलिए कहते थे। अब तो फिर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, नए बच्चे तो मतलब कम कर रहे हैं, कम खा पी रहे हैं, उनको भी लैक्टोस वाले मिल जाते गाँव में आजकल। मैं पहले गाँव में जाता था ना, मुझे हर घर में दूध पीना पड़ता था। अगर नहीं पीता था ना, बुरा मानते थे, तो मैं फुल हो जाता था, मैं कहीं जाके वोमिटिंग करके दूध पीता था। और मुझे पता चल गया कि मैं आया हूँ, दूध घी दे के जाते थे। आज दूध के आसपास कोई रखता ही नहीं है। वो हमारी जो माँ है, वो जो हमारी चाची ताई है, वो जनरेशन थोड़ी ओल्ड हो गई, नए वाले भैंस गाय रखते नहीं है। दिक्कत वो है। अब हरियाणा का भी थोड़ा सा समस्या हो रही। बाकी क्या है कि बट रेसलर बनने का ख्वाब हर दूसरे तीसरे घर में मुझे लगता है अभी भी दिख जाता है।
सारे वही दिखते हैं। क्योंकि देखो ये मानव जीवन एक बार मिला। मैं एक बात हमेशा सबको बोलता हूँ कि भाई आपको इसमें अगर आपने मन की चाह नहीं की ना तो फायदा नहीं है। फेल होना तो उस काम में फेल हो जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो। तो वहां पे रेसलिंग एक जुनून है कि भाई रेसलिंग में तो इन्वेस्टमेंट कम है शुरुआत में, एक लंगोट आ जाता है। अब हम तो थे तो 5 से 10 रुपए के बीच में आ जाता था, अब हो गया वो 50-100 रुपए का, 50-60 रुपए का। फिर आप अखाड़े में कोई रेसलिंग सिखाने के पैसे लेता, गांव में फ्री में सब होता है। अच्छा। अब शहरों में तो आजकल जैसे वो खाना वाना मैस वैस के वो सब पैसे लगते हैं, बाकी पैसे लगते हैं, डाइट चार्ट बनता है, पूरा डाइट मिलता है तो आपको। अब जो ढेर सारे डाइटिशियन भी आगे, ढेर सारे आ गए। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, सच बताऊं। अब कई मेरे दोस्त जो रिनाउंड डाइटिशियन है इंडिया के, आई रिस्पेक्ट देम, मगर उनको देखता हूं ना मरे पड़े बिल्कुल, मतलब चेहरा पीला उनका। मैं सोचा यार इनमें कोई ना ताकत है ना इनमें जान है, तो वो लोग डाइट बता रहे, क्या क्या डाइट मानूंगा मैं। और मैं हेल्थ के ढेर सारे सुनता हूँ, कोई 20-25 साल का लड़का है, कोई 30 का है, कोई 70 का, कोई 60 का है। जी मैंने 20 दिन दूध छोड़ा और मैं जवान हो गया। मैंने कहा ये तो 80 साल का लग रहा है मुझे, ये जवान कहाँ से हो गया। सेम चीनी के साथ लोग कहते हैं इतने दिन छोड़ी और मेरे बॉडी में उसके इम्पैक्ट दिख रहे हैं। हाँ चीनी आप छोड़ सकते हो मगर मीठा जरूर खाओ। मैं तो मीठा खाता हूँ रोज, सारे इम्पैक्ट है, थकते ही नहीं। मैं कल 4 घंटे सोया हूँ सिर्फ, उसके बावजूद मैंने सुबह व्यायाम की, एक्सरसाइज की, योगा किया, सूर्य नमस्कार किए और हाथों पे चला 100-200 मीटर, सारी चीज की। क्या बात है भाई। चलिए डाइट पे आपने इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया। अब हमने अपने दर्शकों को बताया था कि भाई आप आने वाले हैं, तो कुछ एक सवाल भी आए थे, उनके सवाल भी हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। पहला जो सवाल काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि बिग बॉस के बारे में एक सज्जन थे जो जानना चाहते थे। वो कह रहे हैं उनसे ये जरूर पूछेगा कि कितने % उसमें रियलिटी और कितने % स्क्रिप्टेड है। अच्छा, बिग बॉस में? हाँ जी। बिग बॉस मैंने किया, मैं उसका फाइनलिस्ट बना। बाकी बिग बॉस के जो अंदर है ना वो सब कुछ रियल है, मतलब वो टास्क के हिसाब से है। विनर वोटिंग कैसे बनता है वो चैनल वाले जाने और वो जाने, उसका मुझे पता नहीं, उसमें मुझे भी डाउट है कि भाई विनर वोटिंग फेयर है या नहीं, उसमें मुझे भी डाउट है। हाँ। बाकी अंदर जो कुछ है सब जेन्युइन है। क्या बेस्ट मेमोरी क्या है आपकी उस घर के अंदर की जो आप बताना चाहें? सारी बेस्ट मेमोरी, क्योंकि उससे पहले मैंने एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो किया था, सर्वाइवर। तो सर्वाइवर के सामने बिग बॉस तो 5 स्टार होटल था। तो मैं देखता था सब 14 दिमाग अलग अलग, एक टॉयलेट, एक बाथरूम, पीने वालों की पीनी बंद, नींद कम, खाना कम, तो इंसान बांसुरी थोड़ी बजाएगा, झगड़ा ही करेगा। वो सब झगड़ा करते थे। तो मैं देखता था, मैं पता क्या गिनता था कि लोग कहते हैं झगड़े भी स्क्रिप्टेड होते हैं सर। नहीं, वो क्या होता है कि अलग दिमाग रहेंगे, अलग रहेंगे। कुछ तो दिखने के लिए झगड़ा करते हैं, कुछ रोमांस करते हैं, कुछ बाकी चीजें करते हैं कि हम थोड़ा सा लाइमलाइट में आएंगे, ये होगा वो होगा। मगर क्या होता है कि पहले बिग बॉस का स्तर थोड़ा बड़ा होता था, क्योंकि बड़े बड़े घरों से सेलिब्रिटीज आते थे। अब आजकल कॉमन भी आते हैं, नए बच्चे इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, या बाकी भी आते, तो कुछ भी करते हो। और मैंने बिग बॉस सच बताऊं अपना भी नहीं देखा कभी, मतलब मैंने किया जरूर, मैं उसका फाइनलिस्ट बना, अपना देखा नहीं। मगर उससे एक चीज मैंने सीखी कि भाई दुनिया बिग बॉस का घर है। आप कुछ ही बोलो, कहीं ना कहीं कैमरा, कहीं ना कहीं चीजें, सब कुछ चल रहा है, वो सब आपको देख रहे हैं। तो इसीलिए और रुकबाली बाकी मजेदार था। जैसे सलमान जी वो विदेशी आदमी थे, और मैं अरमान कोहली को जानता था। वो अरमान पाजी, वो उसकी नाग वाली फिल्म देखी थी हमने। और कुछ बात हो गई तो मैं उसको कह रहा था, पाजी यार आप तो सच्ची में सांप हो यार। तो सेंस ऑफ ये स्क्रिप्टेड नहीं है, अंदर कोई स्क्रिप्टेड नहीं, टास्क दिए जाते हैं। टास्क में कोई फोन नहीं, कोई घड़ी नहीं। तो टास्क में जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको एक टास्क दे देंगे, मेरे कपड़े काट दो, फिर आपका मेरा नेचुरल झगड़ा हो ही जाएगा। कई बार नॉमिनेशन कर दो, तो जो एक बेस्ट दिमाग होता है अपने हिसाब से रख लेते हैं उसको। विनर वोटिंग में हो सकता है कि भाई अपने हिसाब से शो बनाना, उनको चलाना, तो उसमें तो थोड़ा करेंगे। अब पब्लिक की वोट कैसे आई वो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं भाई। ये सवाल था जिसमें लिखा गया था कि भाई संग्राम जी से पूछे क्या वो क्रिकेट देखते हैं, और अगर देखते हैं तो किसे फॉलो करते हैं? हाँ, मैं क्रिकेट के जो बड़े मैच होते देखता हूँ, और मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। तो मैं इन खिलाड़ियों को काफी वो एडमायर करता हूँ। रोहित की फिटनेस में तो बहुत बात हो रही है सर, लगभग 8 किलो वजन कम कर लिया रोहित शर्मा ने, देखा आपने? अब पता है, अगर आपको चाहते हो कि भाई वर्ल्ड कप जीते हैं, सारी चीज करें, मेरे हिसाब से देखो, मैं क्रिकेट के बारे में एक्सपर्ट नहीं, जो मैं एक व्यूअर के हिसाब से कह रहा हूँ देख के, तो उसको कैप्टन बनाना जाना चाहिए। 2027 वर्ल्ड कप तक आप कह रहे हैं रोहित ही कैप्टन रहने चाहिए मिनिमम, और टेस्ट टीम का कैप्टन विराट कोहली को बनाना चाहिए, जो टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। वो मेहनती आदमी है, तो थोड़ा सा जब हर्ट होते हैं ना तो इंसान रिटायरमेंट ले जाता है। बाकी क्रिकेट बची हुई है इसमें, तो वो सिर्फ 36 है सर। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर 36 में रिटायरमेंट लेना तो छोले भटूरे क्यों छोड़ दिए थे फिर?
आपने पूरी जिंदगी, आप तो फिट हो भैया। हम तो 40, 42, 44, 45 पता नहीं जितने होंगे। हाँ। हम जब मैं एमएमए कर सकता हूँ तो क्रिकेट तो खेल ही सकते हैं। और कितना फिट आदमी है। बिल्कुल और फिटनेस का जो कल्चर है वही लेके आए हैं। बिल्कुल। बस मुझे उनसे एक शिकायत है कि भैया आप भारत में रहो और भारत के नए बच्चे और तैयार करो। तो आप कह रहे हैं वो जो लंदन शिफ्ट हो गए, हाँ, वो देखो, वो सबकी एक लाइफ है। क्यूआई के चक्कर लगाओ, कुछ लगाओ। हाँ। मगर मेरा मानना है कि जब जिस देश से हमने लिया, जिस भूमि से हमने लिया है, वहाँ पे और ढेर सारे बच्चे तैयार उनकी तरफ से जो तर्क दिया गया बार बार कि मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ जी लो, यहाँ कौन रोक रहा है? यहाँ तो फैंस है, मीडिया है। वो फैंस मीडिया भैया, वो पीआर बुलाता है कि भैया उस टाइम पे पहुंच रहे हैं। किसी को पता थोड़ी होता है कि इस टाइम पे कौन आएगा। ये सब पीआर वाले पेपराजी सब इकट्ठा करते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं। हाँ, वो सब इकट्ठा किया जाता है। पीआर भी इकट्ठा करता है। मैं सच कह रहा हूँ कि आम अगर आप कोई किसी का नो न करो, कोई आदमी घूमता रहेगा, किसी कोई पहचानेगा ही नहीं। ये सब पीआर पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। ओके। हाँ, क्यों इकट्ठे किए जाते हैं। आम आदमी यहाँ पे भी रह सकते हैं, मास्क पहन लो, कुछ भी घूम लो, यहाँ पे सब्जी लाओ, यहाँ पे दूध ले आओ। जैसे रोहित शर्मा रह रहे हैं मुंबई में, घूमते रहते हैं। सब घूमते रहते हैं मुंबई में। आपको सब, मुझे सुनील गावस्कर साहब मिले एक बार ऐसे नॉर्मली, तो तब मैंने देखा यार ये तो देखे देखे लग रहे हैं। एक मोहिंदर अमरनाथ जी थे, मैंने देखे देखे लग रहे हैं। तो चाहे कोई फिल्म स्टार है, दूसरे तीसरे, वो एक जानबूझ के 5-10 आदमी खड़े कर देते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना स्टार्ट करते हैं। फिर उनको देख के जो आम क्राउड है ना, वो फिर हो जाता है, वाह इनके साथ तो खिंचवा रहे हैं। तो ये पहले मुझे भी नहीं पता था, पता चला कि अब मैं उनको पता क्या बोलता हूँ, जो खड़े होते हैं, मेरा फोटो मत खींचना भैया, हमने किसी कपड़े पहने के, जिसका बोलो उसको खींच दो भैया, मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ, और वो जबरदस्ती खींचते हैं। अगर किसी को रोकोगे ना तो इंसान का ह्यूमन नेचर है, फिर खींचेगा। तो ये सब वो नेचर होता है उत्कर्ष भाई। बाकी कौन किसी को कितना कहाँ पड़ा है, क्या कुछ है। मतलब आप 2 रिक्वेस्ट करना चाहेंगे विराट से। एक तो भाई कि पहले टेस्ट क्रिकेट खेल लो, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट कैप्टन बन जाओ, क्योंकि आपसे बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं है। दूसरा भाई, भारत में शिफ्ट हो जाओ, आ जाओ, मुंबई को दूसरा शहर कर लो, गुड़गांव कर लो, दिल्ली कर लो, जहाँ पे भी है। आप यहाँ पे देश के बच्चों को क्रिकेट में दो, क्योंकि आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन हो। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल इसमें कहा गया है कि संग्राम सिंह का फेवरेट WWE फाइटर कौन रहा? अच्छा, जब WWE जब हम देखते थे ना, तो हमारे जो फेवरेट होते थे ना, जब उस टाइम पे हम छोटे होते थे, तो उस टाइम पे कई फेवरेट होते थे, जैसे जॉन सीना, अंडरटेकर, और एक और फाइटर होता था जो बहुत छोटा सा होता था, जो हाँ जो मुंह पे पहन के आता था। तो वो सब मेरे फेवरेट होते थे, वो रस्से से उछल के। फिर मुझे मौका मिला कि मैंने प्रो WWE का मैच करने के मुझे मौके मिले हैं। तो हमने कहा कि उनको देखा तो कि भैया वो ठीक थे। फिर अपने यहाँ पे जैसे खली WWE गए, फिर मुझे पता चला कि भाई ये रेसलिंग डिफरेंट है, दूसरी रेसलिंग डिफरेंट है। क्योंकि देखो सबका अपना अलग फ्लेवर है। कोई मेरे से पूछते हैं कि भाई ये कैसी है, मैंने कहा फिल्में बनती हुई कैसी होती हैं, तो सबका अपना अलग फ्लेवर है। WWE में अभी लोग आज तक कंफ्यूज है कि वो रियल है या नहीं है। नहीं, देखो क्या होता है कि WWE में क्या होता है कि वो पूर्व निर्धारित किया जाता है। पूर्व निर्धारित यानी कि भाई वो उनको एक शो बनाने हैं, मैच बनाने हैं, मगर रिस्की बहुत है। तो पूर्व निर्धारित में जैसे भैया वो शो ये बनेगा, या ये होगा, या जीतेगा, ये हारेगा, मगर वो मेहनत तो उनकी उतनी है। वो गिरना पड़ना, ज्यादा चोट खाना, अपनी बॉडी दूसरे को सौंपना, रिजल्ट डिसाइडेड होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कईयों का रिजल्ट डिसाइड करना पड़ता है। नहीं तो शो कैसे बनाएंगे वो टीवी के लिए, कैसे वो करेंगे? तो WWE का ये है। बाकी और में ऐसा होता नहीं। बाकी और में ऐसा क्या होता है कि भाई आप जिस हिसाब से खेल रहे हो उस हिसाब से करोगे। ये शोमैनशिप है। शोमैनशिप में आपको दिखाना पड़ेगा। बट इंडिया में नहीं लगता आपको सर कि इतनी फैन फॉलोइंग है WWE की, अगर इंडिया के व्यूअर्स ना देखें काफी ज्यादा मार्केट गिर जाएगा। लेकिन इंडिया के लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खली आए, हम सबने देखा, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। नहीं, उसके बाद उन्होंने WWE वालों ने यूज किया था, सिर्फ उन्होंने खली को यूज किया था, खली दिखने में ह्यूज था। उसके बाद उन्होंने कई बच्चों को यूज करने की कोशिश की, मगर वो इतना हुआ नहीं। अब इंडिया में भी 2 कंपनी आ रही है नई, जो ऐसे स्पोर्ट्स के इनके शो बना रहे हैं। एक का तो मैंने भी नाम नहीं ले सकता, मैंने भी एक मन के उधर जज बन के आता, तो मैंने देखा कि ढेर सारे बच्चे हैं, टैलेंट है कि जो कर रहे हैं, बहुत मेहनत है। मगर आजकल क्या है कि आजकल जो फैन है ना, वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे चेंज हो गया। कॉम्बैट स्पोर्ट्स यानी MMA, UFC, वो आजकल बच्चे इवन रेसलिंग को भी उतना फॉलो नहीं कर रहे, जो एमेच्योर रेसलिंग है या WWE है। इसकी बड़ी वजह पैसा भी है। पैसा भी, और दूसरा पता है क्या है, अब हम थोड़े हिंसक हो गए हैं, इसमें खून खराबा है। पहले क्या होता था, हम बहुत सॉफ्ट थे, हमें इसको एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना पैसा बना सकते हैं MMA रेसलिंग में अगर कोई जाता है तो? लगभग MMA में अगर आप बड़े स्टार बनते हो तो फिर आपको बहुत पैसा है। अगर नहीं शुरुआत में, तो आपको वहां पे भी इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैं टाइटल मैच का मुझे मौका मिलता खेलने का, तो बहुत पैसा है। मगर आजकल क्या है कि अगर मान लो मैं मैच खेलने जाता हूँ, तो मेरे स्पॉन्सर और ये सब इतना होता है कि मैं अनाउंस करता हूँ तो बहुत सब ठीक होता है। पहले जब मुझे एक्चुअली जरूरत होती थी तब कोई साथ होता नहीं था, कोई साथ देता नहीं था।
अब मेरा खेल ना सिर्फ ये कि जब मैं इस उम्र में कर सकता हूँ, भूल जाओ कि मेरा पंच सही है या मेरी किक सही है नहीं है, तो आप 20 में, 30 में, 20s में, 30s में आप कर सकते हो। शुरुआत में कितना पैसा मिलता था आप बताएंगे एक फाइट का? मैंने वैसे करियर शुरू किया, मैं सब बताऊं, मैंने मिट्टी कुश्ती करियर स्टार्ट किया था, 1 रुपये कुश्ती लड़ना स्टार्ट किया था, 1 रुपए से, 1 रुपये से गांव के मेले में, हाँ। और मैं हार गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आए, तब कुश्ती में पैसा नहीं होता था, तो ये पुलिस वाले दौर की बात है, पुलिस से पहले की, ओके। गांव से। फिर मैं आगे आगे आया, फिर हम 50, 100, 200, 500 रुपए लड़ने लग गए, तो उस टाइम 1100, 2100 तो बहुत बहुत बड़ा इनाम होता था। अच्छा। फिर आए, फिर नेशनल में आए, तो नेशनल मेडल आ गया, इंडिया पुलिस में मेडल जीते, देश के लिए खेलने का मौका मिला, पैसा मिलता ही नहीं था, पता नहीं था कि क्या करें, तो मजबूरी में कहीं। पहली बार कब मिला जब आपको लगा कि कुछ पैसा आया? सुनो तो फिर प्रोफेशनल रेसलिंग का शो बन रहा था, ये बोले भाई ले लो, WWE टाइप शो था, तो उसमें बोले महीने का आपको इतना दे देंगे। तब मैं दिल्ली पुलिस में था, तब सैलरी कम होती थी, उसमें मिलने लग गया 30,000 समथिंग कुछ। फिर मेरी वो फाइट करवाने लग गए 20,000, 30,000। फिर मैंने फाइट की 40 लाख, 50 लाख। अब मैं फाइट जैसे मैंने कई वापसी की, तो मैं करोड़ों की फाइट करता हूँ, मतलब जैसे मैच होता है तो करोड़ों रुपए का, मतलब स्पॉन्सर्स या वो मैं ये सब होता है। अब मैं खेलता तब हूँ जब वो फाइट का मतलब अरेंजमेंट करोड़ों तक हो जाए। ये लंबा संघर्ष है लेकिन सर, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ जो शुरुआत में ही चाहते हैं। संघर्ष ये 35 साल का है, 35, 32, 34, 35 साल का है। और फिर आप वो बना के रखना पड़ता है आपको, उतनी मेहनत, उतना जज्बा, उतना सब कुछ। तो वो लोग जो पहली फाइट से ही चाहते हैं उनके लिए संभव नहीं है। नहीं, पहली फाइट से आपको पैसा संभव लेना भी नहीं चाहिए, और वो लोगे ना तो उसमें आपको नुकसान है भैया। और ये भी जरूरी नहीं कि आपने 30 साल कर लिया तब भी आपको पैसा मिले। वो तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा की मेहर है कि वो मुझे मिल रहा है। ऐसे लोगों को जिन्हें नहीं मिल रहा होगा। नहीं, ऐसे मेरे से जो बहुत बेहतर हैं, बेहतर रेसलर थे, जिन्होंने बहुत मेडल जीत लिए, उनको कुछ नहीं मिल रहा, समझे। बिल्कुल। और आज आप हंसोगे कि मुझे हर कंट्री से MMA के ऑफर मिल रहे हैं, जर्मनी से, यहाँ से, कि आप इधर खेलो उधर खेलो। तो मैं हंस रहा हूँ, मैं और मेरे कोच साहब चूज कर रहे थे कहाँ खेले, समझ रहे हो। क्योंकि मैं वहां पे खेलने का, रिप्रेजेंट करने का 2 पैसे लेता हूँ। बिल्कुल। तो वो सब है, और वो मैं फॉर्चुनेट हूँ। नहीं तो जो बहुत स्टार हैं दूसरे, उनको नहीं मिल रहा है। बट पैसा लेते हैं, बहुत पैसा छोड़ते भी आप। मैंने यहाँ तक भी स्टोरियां सुनी कि बहुत पैसा आपने छोड़ दिया, कि भाई कोई ऑफर आ रहा था, शायद 2 से 3 स्टोरियां हैं इंटरनेट पर जहां पर आपने करोड़ों रुपए छोड़ दिए। देखो, मैं कोल्ड ड्रिंक है, उसका प्रचार नहीं करता, वो गलत बात है। मैं टबैको है या वाइन है या बैटिंग ऐप, अभी बैटिंग ऐप से एक मेरा दोस्त था, क्रिकेट वाला ही था, वो मुझे 5 करोड़ दिलवा रहा था कि संग्राम भाई कर लो। क्रिकेटर्स उसमें चक्कर काट रहे हैं। मैंने कहा मान लो मेरे उससे अगर कोई एक बच्चा 50 रुपए गांव का जुए में लगा देता है, हार जाता है, तो पाप कर रहा हूँ मैं। अभी कथनी करनी बनता है, जो करो वो कहो, जो कहो वो करो। कई क्रिकेटर आज की डेट में कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे। मुझे एक बार वो, अगर मैं कभी अब मिलने मौका मिला मुझे, तो मैं गावस्कर साहब से और कपिल देव साहब से भी कहूंगा कि भैया आप जो गुटखा बेच रहे हो इतने लेजेंडरी होके, आप सबको देख के मेरे जैसे वो ढेर सारे जिन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया होगा, तो वो गलत है। अब अपने वो क्या नाम अपना, वो वीरेंद्र सहवाग भी किया, तो वो थोड़ा सा एक गलत मैसेज है कि भाई आप सबको ये नहीं करना चाहिए। और क्रिकेटरों से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि भाई आप सब तो बहुत पैसे वाले यार, कोई बाकी स्पोर्ट्स में कोई हमारे जैसे आए जो भाई रोजी रोटी थोड़ा कर रहे हैं, वो बेचारे कर ले। अरे आप सबको करने की जरूरत क्या है? ना आप गुटखा बेचो, ना आप कोल्ड ड्रिंक बेचो, ना आप सिगरेट बेचो, ना आप तंबाकू बेचो, आपको बेचने की जरूरत क्या है? बट वो कहते हैं ना, पान मसाले वाले बहुत ज्यादा पैसा ऑफर कर देते हैं, लोग मना नहीं कर पाते। अब खानी तो 2 रोटी है ना, जहाँ 3-5 करें 2 से 1 पे आ जाएंगे, तो वो तो मना नहीं कर पाते, वो पैसा ले लेते और खुद खाते भी नहीं। मगर उसको देख के वो करोड़ों बच्चों के आइडल हैं जो छोटे छोटे गांव में मेहनत कर रहे हैं, वो उनको देख के उनको हार्म होता है, तो पाप है। ठीक है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं उसमें। तो बॉलीवुड वाले जैसे एक्टर हैं, मैं एक्टरों को भी कहना चाहूंगा, सारे मतलब बहुत सारे नहीं, सारे ही जो थोड़ा सा एक फिल्म चलती है वो हर दूसरा आदमी गुटखा बेचता है। ये उनके फिटनेस वाले, मैं नाम तो लेना चाहूंगा उनके, तो वो मुझे बहुत हर्ट करता है कि भैया नहीं करना चाहिए उनको यार। आप पद्मश्री पद्म भूषण लेके फिर आप गुटखा बेच रहे हो, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, या बैटिंग ऐप कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल हमारे जो दर्शकों ने भेजा है वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। आमतौर पर सवाल मैं बहुत कम पूछता हूँ, लेकिन आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, कई आर्टिकल, कई वीडियो मैंने देख डाले पर्सनल लाइफ को लेकर संग्राम सिंह की। आज बता ही दीजिए कैमरे पर, सब ठीक चल रहा है सर? भैया मैं तो बहुत परेशान हो गया उसके लिए। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी होती है उस दिन डिवोर्स करवा देते हैं, और जिस दिन कुछ भी होता है मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि मतलब हर रोज करते हैं। भैया मेरी बीवी बहुत कमाल है, अच्छी है, और मैं ही बहुत अच्छा हूँ। बाकी शादीशुदा इंसान की जिंदगी गमले जैसी है, गमले में लगे पेड़ जैसी है, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं है। बाकी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। वी आर अपोजिट पीपल, मैं नॉर्थ हूँ वो साउथ है, मगर जो हमारी ट्यूनिंग है जो हमारा वो ठीक है।
हाँ। क्योंकि पहले मैं सोचता था कि भाई इनको ही करना चाहिए, वो सोचते थे इनको ही करना चाहिए। अब मैंने समझा यार उनका दिमाग शायद वो मुझे गलत समझते हो, मैं शायद गलत समझता हूँ, वो मिस कंफ्यूजन था, वो थोड़ा दूर हो गया। हाँ। अब मैंने कहा जो करना है वो करे, तो मुझे करना है मैं करूँ, क्योंकि आप देखोगे ना हाँ। वो बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ। मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, तो इसीलिए वी आर टुगेदर। और ऐसा कुछ है नहीं, हर रोज मैं न्यूज देख लेता हूँ, कभी वो मेरा नाम किसी एक और कोई एक्ट्रेस था, मैं कोई शो करने चला गया तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई मैं उसके साथ डेटिंग कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई कहाँ इतना टाइम है। हाँ। और मैं हैरान हो गया, मैं पहले तो सोचता था कि कुछ मत करूं, फिर मैं घर वाले मैसेज करते रहे ये कौन है, तो मैंने कहा आप तो समझदार हो जाओ, ये इनकी न्यूज पे मत जा करो। फिर मैंने बोला कि भैया मैं तो उनको सिर्फ मिला ही 2 बार हूँ 3 बार हूँ, और मेरे मैनेजर इन सबके साथ मिला हूँ। तो आजकल मैं कहीं जाता हूँ ना पार्टी, उसमें कहीं जाता हूँ तो आप यकीन करेंगे कोई लड़की आती है तो मैं नमस्ते करता हूँ, दूर से ही नमस्ते करता हूँ, हाँ। या हंसता हूँ या फोटो ऐसे खिंचवाता हूँ, हाँ। या फिर जी ठीक है, गले नहीं मिलना। हाँ। तो पता क्या होता है कि ये चीजें चलती रहती है, और जब आपका फोकस सही जगह हो ना तो चीजें बदलती रहती हैं। अब जैसे मुझे मौका मिल रहा है कि मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, ढेर सारे शोज किए हैं, अपने शोज भी लाऊंगा। किसमें देख सकते हैं आने वाले समय में आपको? आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर एक अच्छे नोटेबल डायरेक्टर के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है कि फिल्मों में मैं छोटा मोटा रोल या नेगेटिव रोल करता नहीं हूँ, और मैंने कई फिल्में छोड़ी भी हैं सुपरस्टार की। तो मेरा मानना है कि भाई हीरो पैदा हुए तो हीरो ही मरेंगे। क्या बात है सर। तो इसलिए मैं जो भी काम करूँ ना वो एक क्वालिटी करो, मतलब सही काम करो। इसीलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं शांत रहता हूँ और सुबह 2-3 घंटे मौन व्रत रखता हूँ, फिर आराम से वो करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सबकी सुनता हूँ। कोई मेरी बुराई करता है ना आजकल तो मैं पता क्या उसको थैंक यू बोलता हूँ। पता क्यों थैंक यू बोलता हूँ? इतनी भागादौड़ी की जिंदगी है, इतनी फास्ट जिंदगी है, उसने हमारे बारे में सोचा, फिर वो अपने माइंड में लेके आए, फिर यहाँ लेके आए, फिर होठों से बोल रहे हैं, तो थैंक यू बोलना बनता है ना। थैंक यू बोल दो। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच कि आपने क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देखिए दिया। जो लोग तमाम तरह की खबरें लिखते हैं, आप यहाँ स्पोर्ट्स नेक्स्ट न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर आकर आपने क्लियर किया। ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर आपके। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त कन्वर्सेशन हुई यहाँ पर, एक बिल्कुल कैजुअल चिट चैट, ऐसा लग रहा है कि हम अक्सर बात करते रहते हैं। और भैया रोहित शर्मा कैप्टन बना दो। बिल्कुल, टेस्ट का आपने विराट को कह दिया है। विराट को, क्योंकि ये मेरे मतलब फेवरेट, जब मैं वर्ल्ड कप देखता हूँ, T20 या दूसरा वर्ल्ड कप या फिर कोई आईसीसी या कोई बड़े मैच में देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है। टेस्ट क्रिकेट हालांकि जेन्युइन क्रिकेट है तो वो उतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं टेस्ट देखूं, मगर मैं ये जरूर फॉलो करता हूँ। और बाकी मुझे जैसे रोहित शर्मा तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो उनकी क्लास है, उनको फिटनेस या कोई मत, जो टेक्निक है। विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी, उनकी जो फिटनेस है, जो उनका एक समर्पण है, एक बुमराह है। बट ऐसा क्यों होता है सर कि हमारे इंडिया में, खासकर विदेशों में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 35 साल के होकर 7 विकेट निकाल रहे हैं, हमारे मोहम्मद शमी 35 साल के होकर धूल फांक रहे हैं, तो 35-36 आते ही क्यों ये हो जाता है कि हो गया अब इनका थैंक यू? नहीं, गलत, ये सोच गलत है। आप खिलाड़ी को उसकी एज से नहीं, उसकी परफॉर्मेंस से जज करो। एथलीट्स के साथ ये होता है ना सर, 35-36 आते ही वो एक लाइन आ जाती है। नहीं, पहले ओलंपिक में क्या होता था कि 30 से 40 के बीच में गोल्ड मेडल जीतते थे, उसके बाद 40 से 30 हुआ है। ये आजकल ये नॉर्मल हुआ है कि भाई आप 20 में जीत सकते, 30 में जीत सकते हैं। मेरा मानना है कि चाहे खिलाड़ी या कोई भी हो, उसको उसकी उम्र से नहीं, जस्ट नंबर, उसकी परफॉर्मेंस से जज करो। अगर वो परफॉर्मेंस ठीक दिख रहा है तो उसको क्यों आप निकाल रहे हो? अब मैंने एक मिला था राजेश पवार जी से, क्या उनका क्या स्ट्रगल था, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म आ रखी है, वो देखना। तो वो देखा तो उसने वापसी मतलब 40 के करीब जाए की थी, मतलब टीम में 40 के करीब जाके आया था। अब पहले मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं था, मुझे स्पोर्ट्स के बारे में पता तो मैं खेल रहा हूं ना। बिल्कुल। तो और दूसरा काम ही नहीं आता, या तो आप वो कर लो या आप ये कर लो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, देखो बाकी तो बहुत समझदार हैं, बीसीसीआई बहुत अमीर है, कि भैया किसी भी खिलाड़ी को उसकी उम्र से नहीं, उसकी परफॉर्मेंस से उसको जांचो, परखो। चाहे वो किसी भी खेला खिलाड़ी है, चाहे वो रेसलर है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो हॉकी में है। जब अब जैसे हरमनप्रीत है, वो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, जब वो कैप्टन है, हाँ ब्रिलियंट खेल रहा है। अब जैसे श्रीजेश था, वो गोलकीपर श्रीजेश ने खुद छोड़ा है, उसको तो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो भैया इसलिए इनको भी आने दो, तो अब फिर मैच देख लेंगे, नहीं तो मैं मैच देखता ही नहीं हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए अपील कर दी गई है, मैसेज साफ दे दिया गया है कि भाई कर लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2027 का ख्वाब देख रहे हो तो रोहित को कप्तानी दे दो। थैंक यू संग्राम सिंह जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, कैजुअल डिस्कशन हुआ। उम्मीद करेंगे जो चर्चा है अगली बार भी हमारी जारी रहेगी इसी तरीके से। पक्का भाई, पक्का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू।